हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @जॉन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मेटलर्जी और आज इसका 10th लेक्चर है। आज का टॉपिक क्या है? इलिंगम डायग्राम। बट इलिंगम डायग्राम पे आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक समझना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए थर्मोडायनेमिक्स समझना है तो हमें एक बहुत सिंपल सी चीज पहले से पता है, बट मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन ए से बी प्रोसीड कर रही है, अगर कोई रिएक्शन ए से बी प्रोसीड कर रही है और इफ इसका डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर इसका डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ी हुई है, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर फॉर इलिंगम डायग्राम वी आर जस्ट रिवाइजिंग द बेसिक ऑफ thermodynamics for extraction of metal. So we know that if any reaction is proceeding from A to B and if delta G of this reaction is negative, then this reaction is known as the spontaneous reaction. Then this reaction is known as a spontaneous reaction. अब अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, instead of going from A to B, now it is going from B to A. Now it is going from B to A. अब क्या होगा? तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये भी हो जाएगा क्या? डेल्टा इज इक्वल टू पॉजिटिव। जो चीज अब ए से बी जाने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो नेगेटिव थी, अगर मैं उसको अपोजिट या रिवर्स कर दूं बी से ए, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो ये चीज आपको बहुत ही क्लियर ध्यान रखनी होगी। इन शॉर्ट, अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जरूरत होती है जो रिएक्शन नेचुरली खुद से हो जाए। तो अगर दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इफ, कोई भी रिएक्शन अगर ए से बी प्रोसीड कर रहा हो और उसका डेल्टा जी नेगेटिव है, इन दैट केस दैट रिएक्शन इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को रिवर्स किया बी से ए के लिए तो ये भी उल्टा हो जाएगा। एंड दिस केस जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसको देखते हैं मेटल के ऑक्साइड के केस में। जब भी मेटल से मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल से मेटल के ऑक्साइड, ये हमारा मेटल का ऑक्साइड, तो जब भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, इस केस में जनरली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। मेटल से जब भी मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, इस केस में ये रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है। और कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब वो रिएक्शन हीट रिलीज कर रही है। और अगर वो रिएक्शन हीट रिलीज कर रही है तो हमें ओवरऑल लॉस ऑफ हीट हो रहा है। सो डेल्टा एच वैसे रिएक्शन का क्या होता है? डेल्टा एच नेगेटिव होता है, क्योंकि लॉस ऑफ हीट जा रहा है। तो मेटल से मेटल ऑक्साइड का जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। एंड सिंस एक्सोथर्मिक नेचर में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है, तो हीट में लॉस होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। बट ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जब भी ये मेटल से मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड देगा। और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग जनरली कौन सा रिएक्शन कहते हैं? जनरली मेटल से मेटल ऑक्साइड जो बनता है उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कंबसन रिएक्शन। सो जब भी कंबसन होगा, हीट रिलीज होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। सो आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब मेटल से मेटल ऑक्साइड तो हमने देख लिया, जो कि काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन था। मेटल से मेटल का बनना ऑक्सीडेशन था। ये प्रोसेस हमारा कैसा रहा? एक्सोथर्मिक, बिकॉज ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो कंबसन रिएक्शन कहलाएगा। तो हीट रिलीज होगी और लॉस ऑफ हीट होगा। नाउ नेक्स्ट वन, रिडक्शन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ अब इस मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है। मेटल से मेटल ऑक्साइड का कन्वर्सन रिडक्शन के थ्रू होता है। अब रिडक्शन में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, जैसे कुछ मेटल्स हैं जैसे Hg, Ag, Au, Et, ये लोग लो टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए इनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका डिसोसिएशन टेम्परेचर लेस होता है, तो इनके लिए Ra इज नॉट रिक्वायर्ड होता है। ये मैंने जब रिडक्शन का लेक्चर किया था, मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर नंबर 4, वहां स्टार्ट में ये बताया हुआ है। तो Ra इज नॉट
रिक्वायर। अब क्यों रिक्वायर नहीं होता है, जैसे हमने HgO का ऑक्साइड लिया, सो HgO का ऑक्साइड क्या होगा, लेस टेम्परेचर पे ही खुद से डिसोसिएट होके Hg प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। इन द सिमिलर फैशन Ag का भी Ag2O Ag प्लस ऑक्सीजन। सो Hg Ag Au Pt ये लोग लेस टेम्परेचर पे टूट जाते हैं और ऑक्साइड टूट के हमें मेटल देता है। ऑक्साइड टू मेटल दैट इज द रिडक्शन एंड विच इज गोइंग एट द लो टेम्परेचर, सो ये इकोनॉमिकल है लो टेम्परेचर पे, सो रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ अगर HgO की जगह मैं ZnO ले लूं तो ZnO क्या होगा, ZnO भी ब्रेकडाउन होकर जिंक प्लस ऑक्सीजन देगा, बट इंस्टेड ऑफ लो टेम्परेचर ये हाई टेम्परेचर पे देगा। इंस्टेड ऑफ लो टेम्परेचर ये हाई टेम्परेचर पे देगा, और हाई टेम्परेचर इज नॉट इकोनॉमिकल, हाई टेम्परेचर इज नॉट इकोनॉमिकल। सो जब ये इकोनॉमिकल नहीं है तो हम क्या करेंगे, रेदर देन गोइंग टू द हाई टेम्परेचर ऑप्शन वी विल यूज द रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, जो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल थी उसको लोअर टेम्परेचर पे परफॉर्म करा देगा। और सिंस हाई टेम्परेचर पे इट वाज नॉट इकोनॉमिकल, आई एम गोइंग थ्रू द रिड्यूसिंग एजेंट मेथड, सो इन दिस केस रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। बट अब चाहे हम इस ऑप्शन से जाएं, लो टेम्परेचर ऑप्शन, ऐसा मेटल लें जो लो टेम्परेचर पे डिसोसिएट करे, आइदर जो हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट करे, बट दोनों में हमें हीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। दोनों में लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर तो दोनों में है, हीटिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी, थोड़ा कम थोड़ा अधिक, लेकिन विदाउट हीटिंग रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। विदाउट हीटिंग रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? कोई भी मेटल ले लें, मेटल को कहीं रख देंगे, सॉलिड फॉर्म में रिडक्शन तो होगा ही नहीं, मेटल को मेल्ट करना होगा। चैप्टर क्या है, मेटालर्जी, इस चैप्टर में आपको उनको मेल्ट करना ही पड़ेगा। सॉलिड फॉर्म रिडक्शन विल नॉट टेक प्लेस, सो मेटालर्जी में उनको मेल्ट करना होगा फॉर द रिडक्शन पर्पस। सो आइदर लो टेम्परेचर आइदर हाई टेम्परेचर, बट हीटिंग इज heat we are providing, and since we are providing the heat, this reaction is endothermic reaction. So concept मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। और जब रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके डेल्टा H में इंक्रीमेंट होगा क्योंकि उसको हीट मिल रही है। सो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का कंक्लूजन है। Before proceeding further, I'll just give one last brief review for the thermodynamics so that we can easily go through the Illingham diagram. So, according to thermodynamics, we know that कोई भी reaction अगर A से B proceed कर रही है तो अगर if delta G is negative, in that case reaction is spontaneous. That means to say delta G can tell about the feasibility of the reaction. क्योंकि जब delta G negative होगा तभी reaction naturally spontaneous होगी. So delta G tells us about the feasibility of रिएक्शन। डेल्टा जी का एक और फायदा क्या होगा, हमको क्या बताएगा, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का सीधा सा मतलब कि रिएक्शन होगी खुद से या नहीं होगी। सो इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन होगी, इट इज फिजिबल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस रिएक्शन को रिवर्स किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, सो जो डेल्टा जी नेगेटिव है थर्मोडायनेमिक्स के रूल से वो भी उल्टा होकर पॉजिटिव हो जाएगा। राइट नाउ दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस बिकॉज if delta G is negative then one reaction is spontaneous, otherwise it is non-spontaneous. अब oxidation principle, converting metal to metal oxide, so इसको oxidation कहते हैं because metal में oxygen का addition हुआ है, so this process is known as oxidation. Oxidation को मैंने बोला कि this is an exothermic reaction, and since exothermic it is releasing the heat, so overall there is a loss in heat, decrement in heat. Now why this is exothermic? Because oxidation, that means to say metal plus oxygen and giving us metal oxide, that means to say plus oxygen, that means to say combustion reaction. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसी होती है, कंबसन रिएक्शन, और कंबसन रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगी ही होगी, that's why it is the exothermic reaction. So final conclusion, oxidation of metal where metal is converting to metal oxide by combining with oxygen, which is also known as a combustion reaction, so heat is getting released, that's why it is an exothermic reaction, and since heat is getting released, overall there is a decrement or loss of heat, so delta is negative. Now reduction, here metal oxide to metal, we have to obtain metal oxide to metal. For that there are two kinds of metals in general. These four metals, namely Hg, Ag, Au and Pt, they dissociates at very low temperature, so they don't require any reducing agent because dissociating at low temperature is an economical
affair, so they can easily dissociate without an reducing agent. बट इनको छोड़ के सारे मेटल, मैक्सिमम मेटल्स हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट करते हैं, ZnO। अब हाई टेम्परेचर हमारा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं रहेगा, ज्यादा कॉस्टली होगा, तो इस टेम्परेचर पे इतना हाई ना हो कि मैं थोड़ा लो टेम्परेचर पे परफॉर्म करा लूं, विच विल बी इकोनॉमिकल, सो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मेनली हमने मेटल को दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया, ऐसे मेटल का ऑक्साइड जो लो टेम्परेचर पे डिसोसिएट करे, आइदर ऐसे मेटल का ऑक्साइड जो हाई टेम्परेचर पे। सो जो लो टेम्परेचर पे डिसोसिएट करे, देयर इज नो इश्यू, नो रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड, बट फॉर हाई टेम्परेचर सिंस इट इज नॉट इकोनॉमिकल, रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। But either this is the case 1 or case 2, both the places we are supposed to provide the heat, whether less quantity or high quantity. In both the cases we are going to provide the heat. That means to say this is the endothermic reaction. Since we are providing the heat, this is the endothermic reaction. Since we are providing, the heat is getting incremented, so this is the endothermic. So oxidation is exothermic, reduction is endothermic. Keep these things in mind and we will proceed further for the Illingham diagram. Just keep this point of thermodynamics in mind very clearly, that delta G should be negative, is required for the spontaneous. Oxidation is exothermic because combustion, reduction is the endothermic because we are providing heat. So after the basic principle of thermodynamics, we can proceed for the Illingham diagram. तो इससे पहले हमें जानना होगा कि इलिंगम डायग्राम का मेनली यूज किस चीज के लिए किया जाता है। सबसे पहले कि इसका क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। तो ये हमको यूज होता है, हेल्पफुल होता है इस चूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। हमको क्या ढूंढ के देता है, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया इलिंगम डायग्राम का कि इट इज हेल्पफुल फॉर चूजिंग अस, चाहे गिविंग अस ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा पॉइंट है किस किस चीज के बीच का प्लॉट होता है। दूसरा पॉइंट ये प्लॉट किस किस चीज के बीच में परफॉर्म करते हैं। तो ये प्लॉट होता है हमारा डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर। अब जरा ध्यान से देखिए, किसी भी चीज को प्लॉट करने के लिए मुझे दो एक्सिस की मिनिमम जरूरत पड़ेगी। तो डेल्टा G सबको पता है गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर्मेशन, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन केल्विन रहेगा। तो ये यहां पे अभी ज्यादा क्लियर होगा, देखिए। सो इस साइड क्या रहेगा हमारा, डेल्टा G gives free energy standard form for the formation of oxide, और इधर कौन रहेगा हमारा, टेम्परेचर। टेम्परेचर along x axis and this one along y axis. Now हमको ये कर्व ले लेते हैं ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। तो मैंने कर्व लिया HGO। HGO मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। अब डेल्टा G है तो डेल्टा G पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने एक पॉइंट एज्यूम किया कि यहां पे हमारा डेल्टा G नेगेटिव है, सॉरी 0 है। इस रेड डॉटेड लाइन पे मैंने क्या एज्यूम किया कि डेल्टा G 0 है। दैट मीन्स टू से above this delta G is positive and below this delta G is negative. डेल्टा G नेगेटिव इस लाइन के लिए which is the formation of oxide, किसका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, किसका फॉर्मेशन। याद देना है कि क्या करना है, हमें फॉर्मेशन करना है, बनाना है। दैट मीन्स टू से Hg में ऑक्सीजन को मिलकर फॉर्म करना है HgO। अब इस ब्लू लाइन का जो HgO के Hg के ऑक्साइड के फॉर्मेशन का लाइन है, इस पॉइंट के नीचे डेल्टा G 0 के नीचे दिस पोर्शन इज नेगेटिव एंड अबव इट इज पॉजिटिव। सो इस साइड के पोर्शन को अगर मैं A मान लूं, किस साइड, यहां के पहले का टेम्परेचर देख लीजिए। ये टेम्परेचर क्या होगा, TD मैं लिखता हूं क्योंकि ये डिसोसिएशन टेम्परेचर, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं TD। तो बिफोर डिसोसिएशन टेम्परेचर के रीजन को मैंने A माना और आफ्टर डिसोसिएशन टेम्परेचर को मैंने B माना। क्लियर। बिफोर डिसोसिएशन टेम्परेचर दैट मीन्स टू से, देखिए मैं उंगली से दिखाता हूं, दिस एरिया फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस मच ऑफ सेक्शन ऑफ दिस लाइन is within the region A where delta G is negative because below है, और delta G 0 के ऊपर positive. So B, area B from here to here, this section. So this section is the positive delta G section because it is greater than above the delta G 0, and this is the negative delta G section because it is below the delta G 0
सो द नेगेटिव वन इज ए एंड पॉजिटिव वन इज द बी। सो वन बाय वन इस सेक्शन को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अगर मैं रीजन ए की बात करूं, अगर मैं रीजन ए की बात करूं, सो रीजन ए में आप ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है, Hg प्लस O2 मिलकर मुझे क्या दे के गए हैं, HgO। Hg प्लस O2 मुझे मिलकर क्या दे रहे हैं, HgO। अब डेल्टा जी रीजन ए के लिए ले बिलो है, तो डेल्टा जी इसका क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इट्स वेरी क्लियर। क्यों? क्योंकि रीजन कहां पे हमारा, नीचे का है। रीजन कहां है, डेल्टा जी जीरो के नीचे। बिकॉज राइट नाउ वट एवर आई एम टॉकिंग ओनली इन द रीजन ए। ए मीन्स बिलो दिस डेल्टा जी, दैट मीन्स टू से दिस सेक्शन, LHS ऑफ दिस पार्ट, ओनली दिस मच ऑफ लाइन। सो सारी लाइन डेल्टा जी जीरो के नीचे है और हो क्या रहा है, फॉर्मेशन ऑफ HgO का। So Hg plus O2 HgO, and since delta G is negative, this reaction is kind of spontaneous. This reaction is spontaneous. अब क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा मैं, आपको उल्टा कर दूंगा। So HgO अगर उल्टा प्रोडक्ट आएगा रिएक्टेंट में एंड रिएक्टेंट जाएगा प्रोडक्ट में। अब जब रिएक्शन रिवर्स हो गया है तो डेल्टा जी भी उल्टा हो जाएगा। अब डेल्टा जी जो पॉजिटिव हो गया, तो जो रिएक्शन होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस, अब क्या हो जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। सो यहां से एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि ये जो डेल्टा जी है ये फॉर्मेशन का नहीं है। फॉर्मेशन मीन्स कंबाइनिंग एंड गिविंग। यहाँ एक चीज है और टूट के दो दे रहा है। तो ये वाला जो डेल्टा जी है वो तो फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा जी फॉर्मेशन और ये डेल्टा जी डिसोसिएशन। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर फॉर्मेशन डेल्टा जी इज नेगेटिव बिकॉज इट इज बिलो डाउन, सो फॉर्मेशन इज वेरी मच ऑब्वियस स्पॉन्टेनियस। बट डिसोसिएशन इन रीजन ए इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? दैट मीन्स टू से टेम्परेचर जब भी हमारा लेस रहेगा डिसोसिएशन टेम्परेचर से, क्योंकि वट एवर द रीजन आई एम डिस्कसिंग रीजन ए विच इज LHS ऑफ दिस TD, दैट मीन्स टू से द टेम्परेचर इन दिस एरिया इज लेस देन द डिसोसिएशन टेम्परेचर। सो पार्टिकुलर इस केस के लिए जब हमारा टेम्परेचर लेस देन डिसोसिएशन टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, नो डिसोसिएशन, बिकॉज डिसोसिएशन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सो डिसोसिएशन कैन नॉट टेक प्लेस। सो ये सारा जो हमने कंक्लूजन निकाला रीजन ए के लिए। अगर सिमिलर फैशन में मैं रीजन बी के लिए निकालूं, सिमिलर फैशन में, तो यहां पे क्या होगा रीजन बी में, एबव दिस पॉइंट, तो डेल्टा जी तो क्लियर सी बात है कि जीरो के ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं एबव दिस पॉइंट में बात करूं, Hg प्लस O2 HgO, अब जो इधर के लिए नीचे के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो पे नेगेटिव आ रहा था, अब एबव में आ गया हूं बिकॉज आई एम मूविंग फ्रॉम रीजन ए टू रीजन बी। सो अब मेरा डेल्टा जी जो होगा फॉर्मेशन का क्या हो जाएगा, डेल्टा जी फॉर्मेशन का पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इस रिएक्शन को हमें उल्टा करना है क्योंकि ये फॉर्मेशन का था, अब डिसोसिएशन का देखिए, जो प्रोडक्ट है वो कहां आ जाएगा, रिएक्टेंट में, जो रिएक्टेंट है वो कहां पे आ जाएगा, प्रोडक्ट में। अब जो फॉर्मेशन की रिएक्शन हो रही थी वो किसके लिए आ गई, डिसोसिएशन के लिए। और जो ये पॉजिटिव है तो ये उल्टा, बिकॉज रिएक्शन आई एम गेटिंग इट रिवर्स, सो डेल्टा जी भी उल्टा हो जाएगा। तो पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव। और डेल्टा जी इस समय किस केस के लिए है, डिसोसिएशन के लिए। और सिंस इट इज नेगेटिव है, अब प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। सो दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब हमारा T ग्रेटर देन TD हो, T that means to say I am talking about this region. So this region is ahead of TD. So all the temperature RHS of this TD are greater than this TD. That all the temperature which is ahead or RHS of this TD is greater than TD. So इस केस की बात कर रहा हूं, रीजन बी की बात कर रहा हूं। तो इस रीजन में क्या काम हो रहा है,
GD, delta G dissociation negative, negative means spontaneous, so dissociation will take place. तो अगर इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा तो बहुत सारी चीजें आगे इलिंगम के लिए इजी हो जाएंगी। तो मैं फाइनल एक रिकॉल कर देता हूं आपको। हम एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं इलिंगम डायग्राम के लिए। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलिंगम? क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इलिंगम इज यूजफुल फॉर सिटी मेकिंग अस, और इलिंगम इज गिविंग अस और हेल्पिंग अस टू चूज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। सो फाइनल यूज इलिंगम का क्या है कि सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को चूज करना। दूसरा, इलिंगम का प्लॉट किस किस चीज के वर्सेस में रहता है? डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा नॉट मींस स्टैंडर्ड एंड एफ मींस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर। सो डेल्टा जी, जी मींस गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा फ्री गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड विद टेम्परेचर। ये दो प्लॉट है। हमने HGO का प्लॉट लिया, दैट मींस टू से Hg प्लस O2 आर गेटिंग combine and making the formation of this oxide. डेल्टा जी जीरो की एक लाइन हमने ली कि कहीं ना कहीं डेल्टा जी जीरो होगा। बिलो दिस डेल्टा जी इज नेगेटिव, एबव दिस डेल्टा जी इज पॉजिटिव। दो रीजन में सेपरेट किया, ए एंड बी। जब ए के लिए बात किया तो इट इज वेरी क्लियर दैट इन दिस रीजन, इन दिस पार्टिकुलर रीजन डेल्टा जी बिलो बात कर रहा हूं तो डेल्टा जी क्या रहेगा? फॉर्मेशन का नेगेटिव। एंड सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दैट इज दिस रिएक्शन, दिस formation will takes place, and ulta reaction dissociation will not take place. So इस टेम्परेचर के पहले formation will take place but no dissociation. But रीजन बी में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रीजन बी, दिस रीजन डेल्टा जी के एबव का रीजन है। तो अब क्या हो गया? डेल्टा जी के एबव मींस पॉजिटिव, सो फॉर्मेशन इज नॉन स्पॉन्टेनियस बट उल्टा डिसोसिएशन इज स्पॉन्टेनियस। दैट मीन्स टू से after this particular dissociation temperature, dissociation will take place, but before this particular dissociation temperature, no dissociation will take place. Clear? So अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब इससे मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि ये चीज जो क्लियर हो गई कि रीजन ए में डिसोसिएशन नहीं होगा, दैट मींस टू से फॉर्मेशन। और जो हमारे इलिंगम का डायग्राम है वो फॉर्मेशन का ही डायग्राम ऑक्साइड का। दैट मीन्स टू से कि जब भी हम इलिंगम डायग्राम हमारे टेक्स्ट बुक में, प्रेस्क्राइब बुक में जो भी रहेगा वो सब डेल्टा जी के बिलो का ही डिस्कशन रहेगा। तो अगर हम टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में इधर जो भी डेल्टा जी रहेगी सारी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, सारी वैल्यू नेगेटिव। दैट मीन्स टू से जीरो के बिलो की वैल्यूज रहेगी। क्यों? क्योंकि बिफोर जीरो में ही formation can takes place because it is spontaneous but dissociation will not take place. तो मुझे dissociation थोड़ी चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, मेरा तो ग्राफ ही है, कर्व ही है y axis formation का। So formation is possible where? In region A, that means to say below the dissociation temperature, this area में formation is possible, but इसके आगे बढ़ते formation region B में formation is not possible, dissociation is possible। तो मुझे dissociation नहीं चाहिए, मुझे formation चाहिए। That means to say always we need to suppose to discuss below the delta G zero, that means to say delta G negative region में। That's why if you see in the textbook all the values related to this y axis are in negative coordinates। सारी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। Because that's why I proved temperature should be less than the dissociation temperature. Only in that case delta G is negative, जीरो के नीचे, और जीरो को ऊपर जाते डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर्मेशन के लिए तो फॉर्मेशन होगा नहीं, मुझे फॉर्मेशन पढ़ना है, तो मेरे लिए ये रीजन सुटेबल है जो डेल्टा जी लेस देन जीरो है, क्योंकि रिएक्शन की फिजिबिलिटी, रिएक्शन तभी फिजिबल होता है जब डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव। सो एक चीज बहुत क्लियर हो गया कि हमारे सिलेबस में जो भी डेल्टा जी हम पढ़ेंगे वो सारी नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स के लिए, क्योंकि नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स जो है हमारा इसके पहले यानी डेल्टा जी के नीचे, वहां हमारा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन हो रही है। तो इसको रफ करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज किया जाएगा। सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड को इलिंगम डायग्राम में प्लॉट वर्सेस डेल्टा जी नॉट एफ फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर को मैंने दो रीजन में डिस्कस करके दिखाया। एक रीजन A which was below the delta G zero line, that means to say delta G negative वाले में formation feasible था, dissociation was not possible, and we are also looking for the formation, so we are always
it is always better to go for delta G negative और the below the dissociation temperature. क्यों? क्योंकि जब डिसोसिएशन टेम्परेचर के ऊपर एबव जाके मैंने डिस्कस किया इन रीजन बी, वहां डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, तो फॉर्मेशन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया था और डिसोसिएशन हो रहा था. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिसोसिएशन, वी आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन. सो दिस थिंग वी हैव डन जस्ट बिफोर. अब एक दूसरा प्लॉट देखेंगे और उसमें कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. अगेन y एक्सिस विल बी डेल्टा G नॉट F, that means to say gives free energy change standard form for the formation of oxide. and y axis पे क्या रहेगा हमारा, सॉरी x axis पे क्या रहेगा टेम्परेचर और y axis पे क्या रहेगा, ये रहेगा. अब कोई दो ग्राफ लेते हैं हम, दो कर्व, दोनों पैरेलल ले सकते हैं. चलिए अब दोनों कर्व की खासियत क्या है कि एक कर्व है हमारा HgO का और दूसरा किसी जिंक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड लीजिए HgOCO. कुछ देर पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लिखा था कि Hg, Ag, Au, Pt ये चार लो टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाता है. अगर आपको याद होगा जस्ट प्रीवियस मैंने आपको ये बताया थोड़ी देर पहले. अब कोई भी ग्राफ हो, एक डेल्टा जी नॉट की लाइन, तो डेल्टा जी इक्वल टू 0 की लाइन तो आएगी ही. सपोज ये हमारा डेल्टा जी इक्वल टू 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जाकर हम डिसोसिएशन टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे देखेंगे. सपोज ये डिसोसिएशन का पहला पॉइंट और इसका कनेक्शन यहाँ हुआ है डिसोसिएशन का दूसरा पॉइंट. तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हु इज डिसोसिएटिंग एट लो टेम्परेचर. सो टेम्परेचर की एक्सिस एक्स एक्सिस है. फर्स्ट T1 इज करस्पॉन्डिंग टू HgO. So obviously HgO is getting dissociated at less temperature. So HgO को डिसोसिएट करने के लिए मुझे थोड़ी सी हीट की जरूरत पड़ेगी और वो डिसोसिएट होकर मुझे Hg प्लस ऑक्सीजन दे देगा. बिकॉज Hg का जो है डिसोसिएशन टेम्परेचर है वो लो है, इसलिए Hg का डिसोसिएशन कम टेम्परेचर पे आसानी से हो जाएगा. और जब किसी भी चीज का डिसोसिएशन लो टेम्परेचर पे आसानी से हो जाता है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. नो आरए रिक्वायर्ड. अब CO देख रहे हैं बहुत गैप है. Hg इसी टेम्परेचर पे डिसोसिएट कर जा रहा है, बट इसके काफी ज्यादा टेम्परेचर आगे जाने पे, काफी आगे और बहुत हीट करने पे CO कॉपर का ऑक्साइड डिसोसिएट हो रहा है. दैट मीन्स टू से कॉपर का जो ऑक्साइड है वो हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो रहा है. कहां पे डिसोसिएट हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे. तो देना तो इसको भी कॉपर प्लस ऑक्सीजन ही है, देना तो इसको भी कॉपर प्लस ऑक्सीजन ही है. बट सिंस ए टेम्परेचर हाई है तो ये दिस इज नॉट इकोनॉमिकल, क्योंकि हाई टेम्परेचर को अचीव करना कभी भी सस्ती बात नहीं होगी. नॉट इकोनॉमिकल. सो इन ऑर्डर टू मेक इट इकोनॉमिकल वी आर गोइंग टू यूज द सुटेबल RA एंड दैट सुटेबल RA विल बी डिसाइडेड बाय इलिंगम डायग्राम. सो सपोज मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, अभी सपोज मैंने क्या लिया, कार्बन ले लिया. तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा और मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दे देगा. सेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग एजेंट, और इससे इसको रिड्यूस करके कॉपर दे देगा. सो देखिए कितनी आसानी से काम हो गई, बहुत आसानी से हो गया. अब ये कंफर्म हो गया कि अगर मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो जो काम हाई टेम्परेचर पे हो रहा था वो लो टेम्परेचर पे हो गया. जो काम मेरा हाई टेम्परेचर पे हो रहा था कहां पे हो गया, लो टेम्परेचर पे. तो लो टेम्परेचर पे होने से जो चीज हाई टेम्परेचर पे इकोनॉमिकल नहीं थी, अब आफ्टर यूजिंग द RA, दैट मीन्स टू से RA इज रिक्वायर्ड एट RA रिक्वायर्ड. सो दैट मीन्स टू से जो चीज हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं थी, हाई टेम्परेचर पे हो रही थी, उसको मैंने RA का यूज करके लो टेम्परेचर पे परफॉर्म करा लिया और हमारा काम हो गया. क्लियर है. सो जो हाई टेम्परेचर वाले मेथड पे हमें नहीं जाना है, हमें उसको लो टेम्परेचर पे परफॉर्म कराने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है जो सेम चीज लो टेम्परेचर पे परफॉर्म करा दे. क्लियर. तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, it can go without any reducing agent because it is getting performed at low temperature, but we are not going by this way because it is getting performed at high temperature. So rather we are choosing alternate path using carbon. So carbon as a reducing agent which can get self oxidized and release the carbon monoxide gas, and this CO will get reduced and give us the copper. So now rather than going to this higher temperature method, it is performing at low temperature. So now this method of by using this reducing agent is economical one. So यहाँ से ये चीज भी क्लियर हो गई. अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और कुछ और सीखेंगे ये कार्बन के बारे में.
So now we are going to see a very important topic, carbon as reducing agent। कार्बन को कैसे कैसे फॉर्म में, कैसे कैसे रिड्यूसिंग एजेंट में यूज कर सकते हैं, ये ग्राफ देखना है। तो ग्राफ में पहले यहाँ बनाता हूँ और फिर उसको 1 by 1 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। वेल नोन वाई एक्सिस क्या होता है हमारा, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन एफ वर्सेस टेम्परेचर। अब ग्राफ जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा। यहाँ पे 3 ग्राफ है, गोइंग डाउन, गोइंग अप, गोइंग स्ट्रेट, गोइंग डाउन, गोइंग अप, गोइंग स्ट्रेट। कल नंबरिंग कर दूं। दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन ए, बी एंड सी। अब तीनों ग्राफ है क्या, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या है, कलर चेंज कर दूं। दिस ए ग्राफ रिजेंबल्स कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का। दिस ए ग्राफ रिजेंबल्स कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का। दिस बी कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्यान दीजिएगा, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों को जरा ध्यान से देखिएगा, मैं 1 by 1 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हियर वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ टू यूज कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला ये जो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का है, बी कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड का है, और सी दिस वन इज द ए कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, this one is the B carbon to carbon dioxide, and this one is the C upward carbon monoxide to carbon dioxide. Now 1 by 1 we are going to discuss. So first I am going to discuss A. A है किसका, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना कैसे होगा, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना कैसे होगा। C ऑफ O2 कार्बन मोनोऑक्साइड। देख लीजिए, कार्बन 1 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा स्टेट की बात करूं, फिजिकल स्टेट, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर मैं बात करूं डेल्टा Ng की, किस चीज की, डेल्टा Ng। व्हाट इज डेल्टा Ng? N इज नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसेस। तो चेंज जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 मोल माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हाफ मोल। वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस कार्बन बिकॉज इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, एंड वी आर गोइंग टू चेक ओनली, वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। सो 1 मोल फॉर प्रोडक्ट, हाफ मोल फॉर रिएक्टेंट, एंड ओवरऑल वी आर गोइंग टू गेट डेल्टा Ng 1 by 2 और प्लस 1 by 2 ओनली, माइनस तो है ही नहीं, तो प्लस 1 by 2। नाउ अब इससे पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए हमारे, इंक्रीज किए, क्योंकि क्या हुआ 1 by 2 प्लस में है, 1 by 2 प्लस में है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए। नंबर ऑफ मोल्स जब कहीं भी इंक्रीज करेगा तो रैंडमनेस क्या होगा, रैंडमनेस भी इंक्रीज करेगी। सपोज नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किया तो रैंडमनेस इंक्रीज। क्लास में 50 बच्चे हैं तो उनकी जो रैंडमनेस है, और अगर बच्चे बढ़ गए तो रैंडमनेस भी बढ़ेगी। टेंपल में भीड़ कम है, रैंडमनेस कम है, भीड़ ज्यादा होगी, रैंडमनेस भगदड़ ज्यादा मचेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से इंक्रीमेंट हुआ रैंडमनेस में भी। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चला बढ़ा, बिकॉज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल इज पॉजिटिव प्लस 1 by 2। रैंडमनेस बढ़ा तो एंट्रोपी भी, बिकॉज रैंडमनेस इज नथिंग बट इन थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी, सो एंट्रोपी भी इंक्रीज की। और जब एंट्रोपी इंक्रीज किया तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया, चेंज इन एंट्रोपी पुराने एंट्रोपी से नया एंट्रोपी इंक्रीज कर गया, पुराने एंट्रोपी से नया एंट्रोपी इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स टू से चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। वेरी क्लियर नाउ। अब यहां से हमें थर्मोडायनेमिक्स का एक इक्वेशन पता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहना चाहिए डेल्टा G नॉट, डेल्टा H नॉट, लेकिन हम थोड़ा अभी सिंपल डिस्कशन के लिए रखते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, सारी चीजें वही हैं, बट कंडीशंस स्टैंडर्ड हो जाती है तो नॉट लग जाता है, कंडीशंस स्टैंडर्ड हो जाती हैं तो नॉट लग जाता है। नाउ डेल्टा G
यानी स्पॉन्टेनिटी यही बताता है। मैंने पहले भी बताया था कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। नाउ पहले तो ये देखेंगे कि ये सारे कर्व स्ट्रेट लाइन ही क्यों बने हैं। पहले तो मुझे ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग ओनली अबाउट ए। सो व्हाई दिस कर्व ऑफ ए इज स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज आल्सो स्पेशली डाउनवर्ड गोइंग स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए मुझे इसको किस चीज से कंपेयर करना होगा? y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू c प्लस mx। अब mx लिखूं या xm लिखूं मल्टीप्लीकेशन में इधर a इंटू बी या b इंटू ए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही रहता है y इक्वल टू mx प्लस सी या c प्लस mx। बट मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों ऐसा बोला कि mx लिखूं या xm लिखूं। नाउ वो मैं क्लियर करूंगा। अब अपना कर्व देखेंगे। y एक्सिस में मैंने क्या यूज किया है? कर्व प्लॉट करना सीखना बहुत जरूरी है। y एक्सिस पे आई हैव यूज्ड डेल्टा जी फॉर्मेशन। x एक्सिस पे मैंने क्या यूज किया है? टेम्परेचर। x एक्सिस पे मैं क्या ले लूंगा? देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था टेम्परेचर। बहुत ध्यान से ग्राफ समझना है। ग्राफ मैंने इसी दो बेस पे प्लॉट किया है। y एक्सिस इज डेल्टा जी नॉट, x एक्सिस इज टेम्परेचर। y एक्सिस इज डेल्टा जी नॉट, x एक्सिस इज टेम्परेचर। नाउ एक्सेप्ट दिस, व्हाटएवर वी हैव दिस c इंटरसेप्ट, दैट इज दिस डेल्टा h। इंटरसेप्ट कौन हो गया? डेल्टा h। नाउ दिस डेल्टा एंट्रोपी इज स्लोप m। यहां ध्यान से देखें एंट्रोपी किसके लिए है, और m क्या होता है हमारा सबको पता है, m ही हमारा स्लोप होता है। m क्या होता है हमारा? स्लोप। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना ये कि यहां पे जो स्लोप है वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस नॉट है। स्लोप क्या हमारा? ध्यान से देखिए, स्लोप क्या हमारा? नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस नॉट। क्लियर? नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस। क्यों? क्योंकि ये स्लोप m है और जो डेल्टा एस है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन एक सिंबल पहले से इसमें माइनस का लगा हुआ है। तो स्लोप कैसा आ गया हमारा? स्लोप कैसा आ गया हमारा? नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव स्लोप ही तो हमारा डाउनवर्ड स्लोप है। देखिए अगर अलग से बात करूं तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन टेम्परेचर, और कर्व कैसा आ रहा है हमारा? डाउनवर्ड कर्व ही तो आ रहा है। तो डाउनवर्ड कर्व क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा स्लोप कैसा रह गया है? नेगेटिव। स्लोप इज डेल्टा एस। डेल्टा एस इज पॉजिटिव बट दिस माइनस सिंबल इज देयर। तो स्लोप यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव स्लोप। क्लियर है? नाउ यहां से हमें एक चीज और डिस्कस करनी है कि जैसे जैसे वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, डेल्टा जी पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से डेल्टा जी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले मैं मैथमेटिकल देखूंगा, कब से तो क्लियर दिख जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, हमारा इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस कंफर्म कर चुका हूं कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से रेंडमनेस बढ़ा है, एंट्रोपी इंक्रीज की है, तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, बिकॉज इंक्रीज एंट्रोपी इज द फाइनल एंड फाइनल माइनस इनिशियल इज पॉजिटिव। नाउ इस कर्व को इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, मैं फिर इसको रब कर दूंगा समझा के, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं रहे। नॉट स्टैंडर्ड केस के लिए है, वो हमारे डिस्कशन को इफेक्ट नहीं करेगा। नाउ मुझे जानना है डेल्टा जी के बारे में कब? जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं। ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टेम्परेचर को बढ़ाऊं क्यों? क्योंकि एज वील प्रोसीड फर्दर, किसी भी कर्व को पकड़िए, अभी तो ए का बात कर रहा हूं, जैसे 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 कर्व आगे जा रहा है टी भी तो इंक्रीज ही कर रहा है। एज वी आर गोइंग कर्व अहेड, टी भी इंक्रीज करेगा, और टी इंक्रीज करने से डेल्टा जी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए डेल्टा एस मैंने क्लियर कर दिया है कि कैसा है, प्लस। टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज ही करेगा। टेम्परेचर क्या है? पॉजिटिव ही। नेगेटिव टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो ये दोनों मिलके भी क्या है? प्लस। और ये दोनों मिलके जो प्लस आ रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस वैल्यू में टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं 10, 20, 30, 50, 80, 100, तो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट का मल्टीप्लायर होता जाएगा, तो ये जो क्वांटिटी है बढ़ती जाएगी, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो ओवरऑल जी डिक्रीज होते जाएगा। समझदार लोग समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और देख लीजिए। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आई एम नॉट टॉकिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉर्मल डिस्कशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डेल्टा एस पॉजिटिव मैंने यहां से प्रूफ कर लिया है, और टेम्परेचर तो बढ़ाना ही है, और जीरो से नीचे कौन सी रिएक्शन होगी? द टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। सो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव,
and every time we are increasing the temperature, so this quantity will be keep on increasing, और इसमें से घटाना है, तो जितना बड़ा बड़ा वैल्यू घटते जाएगा डेल्टा जी घटते जाएगा। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि टी बढ़ने से डेल्टा जी घटेगा, वो मुझे इधर नोट डाउन कर देना है। टी बढ़ेगा सो डेल्टा जी डिक्रीज करेगा। इस चीज को मैं कर्व से भी दिखा देता हूं। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, कर्व नीचे जा रहा है, कर्व नीचे जा रहा है मतलब डेल्टा जी कम हो रहा है। क्लियर है? दूसरी बात, कर्व अगर नीचे जा रहा है, डेल्टा जी कम होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है और हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते जाएगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ये रिएक्शन होगी, सी ऑक्सीडाइज होगा और हमारे लिए एज ए आरए काम करेगा। तो जनरली मैंने यहां डिस्कशन जो की वो सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन के लिए की। अब अपवर्ड कर्व के लिए कर लेते हैं। तो हमने कर लिया किसके लिए? डाउनवर्ड के लिए। अब कर लेंगे अपवर्ड का एंड देन फाइनली स्ट्रेट लाइन। तो मैं इसको रब करता हूं। सो आफ्टर ए ऐसे क्लियर कर दो कि दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और ये भी क्लियर है कि स्लोप हमारा यहाँ पे क्या आया है? नेगेटिव। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और कर्व में दिख भी रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? डाउनवर्ड। नाउ वी आर मूविंग फॉर सी। किस कर्व के लिए बात कर रहा हूं? सी के लिए बात कर रहा हूं। सी कौन सा कर्व है? फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट डाउनवर्ड, नाउ अपवर्ड। CO से CO2, CO से CO2 कैसे हुआ होगा इसको भी गेस कीजिए। CO2 कैसे आया होगा? CO और हाफ O2 मिला होगा तो CO2 मिला होगा। फिजिकल स्टेट की बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सारे गैस हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए डेल्टा Ng के लिए। डेल्टा Ng में मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ गैसियस मोल लेने। अब तो सारे गैस हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में 1 मोल, रिएक्टेंट में 1 प्लस 1, सॉरी हाफ, 1 प्लस हाफ, तो माइनस कितना होगा? माइनस, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, 1 प्लस हाफ, तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस हाफ, -1/2। अंतर देखिए, यहाँ +1/2 था, चलो लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ +1/2 था, यहाँ -1/2 है। तो अब जो नंबर ऑफ मोल्स है इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ डिक्रीज क्यों? क्योंकि देखिए 1.5 मोल से 1 मोल यानी हाफ मोल का लॉस, इसलिए नेगेटिव आया चेंज। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं इसके? डिक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे तो रैंडमनेस डिक्रीज, रैंडमनेस डिक्रीज करेगी तो एंट्रोपी डिक्रीज, और जब एंट्रोपी डिक्रीज करेगी तो चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीज का मतलब फाइनल वैल्यू कम है, तो कम में से बड़े को घटाएंगे तो नेगेटिव। तो बस यही फर्क आ गया। डेल्टा Ng पॉजिटिव था तो सब कुछ इंक्रीज, डेल्टा S पॉजिटिव। डेल्टा Ng नेगेटिव हो गया तो सब डिक्रीज, डेल्टा S नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव। अब जो हमारा इक्वेशन है फाइनल वन, डेल्टा G0 इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। फिर कहानी वहीं आ गई। डेल्टा S क्या है? नेगेटिव। टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव। ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और डेल्टा G। तो ध्यान से लिख लेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा G भी इंक्रीज, बट यहाँ उल्टा था। क्लियर? अब स्लोप की बात कर ले। स्लोप क्या होता है हमारा? देखिए फिर कंपेयर कैसे करना पड़ेगा? y इक्वल टू mx प्लस c, सेम कंपेयर, जगह नहीं है, चलिए मेजर करके फिर रब करूंगा। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। कंपेयर किस चीज से करना है? y इक्वल टू c प्लस mx। y एक्सिस जाके देखिए क्या है आपका? डेल्टा G, नो डाउट। x एक्सिस क्या है? टेम्परेचर, नो डाउट। डेल्टा S क्या आ गया? यानी स्लोप क्या आ गया? m स्लोप होता है, नेगेटिव डेल्टा S। स्लोप क्या रहता है हमेशा? नेगेटिव डेल्टा S। तो यहां भी था, स्लोप क्या था हमारा? नेगेटिव डेल्टा S। बट एक ट्विस्ट है, देखिएगा m क्या है हमारा? स्लोप। स्लोप हमेशा क्या होता है? नेगेटिव डेल्टा S। यहां भी वही था, स्लोप क्या था? नेगेटिव डेल्टा S। बट नेगेटिव डेल्टा S में इस बार मेरा डेल्टा S भी नेगेटिव है,
नेगेटिव डेल्टा एस में इस बार मेरा डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान से समझिए, ये सिंबल तो हर बार है, डेल्टा एस के सामने एक माइनस पहले से लगा हुआ है, सो दिस एम एक्स and this m is nothing but delta s with minus sign, delta s with minus sign, but this delta s was positive, so overall it was negative, but this time this delta s is negative, so overall it will become positive. Now slope is positive, so how graph will be, this is delta g naught f, this is temperature, और जब स्लोप ही पॉजिटिव आ गया तो ग्राफ कहाँ जाएगा, अपवर्ड। यहाँ स्लोप नेगेटिव आने के कारण ग्राफ डाउनवर्ड गया था, बिकॉज s is positive and slope is negative s, so plus into minus negative slope, but here negative slope, negative delta s, slope is minus delta s and delta s is already minus, so 2 minus together plus, now slope is plus upward, previous case downward. So I think चीजें आपको बहुत क्लियर हो रही होंगी, डाउट जैसी कोई चीज नहीं है। अगर दोनों को सिंपली कंपेयर भी कर दूं तो डाउनवर्ड वाले में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे थे, रैंडमनेस एंट्रोपी बढ़ रही थी, डेल्टा एस पॉजिटिव होने से इसमें से ये घट रहा था, इसलिए डेल्टा एच डिक्रीज कर रहा था, और स्लोप होता है हमेशा माइनस डेल्टा एस पॉजिटिव तो स्लोप नेगेटिव, इसलिए ग्राफ डाउनवर्ड, टेम्परेचर इंक्रीमेंट डेल्टा जी डिक्रीमेंट, बस थोड़ा सा अंतर। वहां पे सॉलिड ने इसको बचा लिया था, अब यहाँ गैस है, सो नंबर ऑफ चेंज इन मोल्स गैसेस नेगेटिव, नंबर ऑफ मोल्स घटा, रैंडमनेस घटी, एंट्रोपी घटी, चेंज नेगेटिव, टेम्परेचर पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये चीज जाके जुड़ रही है तो डेल्टा जी बढ़ रहा है, प्रीवियस केस में घट रहा था। नाउ स्लोप अगेन माइनस डेल्टा एस, बस दिस टाइम डेल्टा एस इज नेगेटिव, सो माइनस एंड माइनस प्लस, नाउ स्लोप इज पॉजिटिव। सो कर्व कैसे पहचानना है, कैसे ड्रॉ करना, वो भी मैंने सिखा दिया। द लास्ट वन इज स्ट्रेट लाइन वन, नाउ उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन का कर्व क्या होगा, C प्लस O2 CO2, कैसे आया होगा C प्लस O2 CO2, बहुत सा सिंपल सी बात है। केस 3 की अगर बात करूं तो C प्लस O2 CO2, कार्बन सॉलिड, गैस, ये कौन सा हमारा स्टेप है, बी का है। आई थिंक यहाँ आपको नहीं दिखेगा बैनर पे, कंपेयर भी करना है, हटा नहीं सकते हैं। चलिए मैं कुछ जगह बनाता हूँ, तो यहाँ आपको दिखेगा नहीं, मैं नीचे जगह बनाता हूँ आपके लिए। ये चीजें मैं इधर इंक्लूड कर चुका हूँ, सी के लिए भी थोड़ा जगह जरूरी है, तो सी के लिए थोड़े से जगह में काम हो जाएगा। सॉरी नॉट सी, वी हैव डन ए, वी हैव डन सी, नाउ बी। बी क्या है हमारा, C2CO2, कैसे हुआ होगा गेस कीजिए, C प्लस ऑक्सीजन CO2, ऑल आर गैसेस, सॉरी कार्बन सॉलिड। नंबर ऑफ चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेज, 1 माइनस 1, सॉलिड का कंसिडरेशन नहीं होगा, 1 माइनस 1 0। जब नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं होगा तो रैंडमनेस में भी चेंज नहीं होगा, एंट्रोपी भी कांस्टेंट रह जाएगी, और जब एंट्रोपी भी कांस्टेंट रह जाएगी तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी 0। ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ मोल्स घटने से रैंडमनेस घटती है, बढ़ने से बढ़ती है एंट्रोपी उसके अकॉर्डिंग, बट यहाँ नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज ही नहीं हुआ। 1 मोल गैस रिएक्टेंट में भी था और 1 मोल प्रोडक्ट में भी, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 माइनस 1 डेल्टा एन जी 0। जब नंबर ऑफ मोल्स में फर्क नहीं पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, रैंडमनेस कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, और किसी कांस्टेंट चीज में चेंज लेंगे तो पहले भी वही बाद में भी वही, तो चेंज सपोज पहले x था बाद में भी x कांस्टेंट रह गया, तो x माइनस एक्स 0, नाउ डेल्टा एस 0। और जब डेल्टा एस 0 हो जाएगा तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई 0। जब ये वैल्यू 0 हो गई तो ये वैल्यू कुछ भी कर ले टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए कहा जाएगा कि अब जो कर्व होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, अब वो कर्व होगा वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। तो कर्व कैसा होगा, देखिए इंडिपेंडेंट, डेल्टा जी नॉट पे फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो चुका है। So whatever this temperature value will be, it won't affect this one because both multiplied together will become 0. So delta G
के रेफरेंस में ये टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट ग्राफ देगा. There is no effect of temperature because this value is 0. Any value of temperature multiplied by this becomes 0. So this is a straight line curve. Now A, B, C अब सबको कंपेयर करने की बारी आ गई है. सबको कंपेयर करने की बारी आ गई 1 by 1. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. मैं इसको रब करूंगा क्योंकि अभी काम बहुत बाकी है इस ग्राफ पे. तो इस 2 सेक्शन को रब करूंगा. कंक्लूजन आपके सामने है. फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए. 3, 2, 1. अब रब कर दिया था मैंने. बस उसको कंक्लूड कर देता हूं कि हमने अभी क्या प्रूव किया था. टेम्परेचर बढ़ने से इनका डेल्टा जी घट रहा था. इस केस के लिए टेम्परेचर बढ़ने से डेल्टा जी बढ़ रहा था. वो कर्व से भी देख सकते हैं क्योंकि ये कर्व क्या था हमारा. ये कर्व ऐसे था डाउनवर्ड. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा जी घटेगा बिकॉज एक्स एक्सिस पे डेल्टा जी और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर. सॉरी, वाई पे डेल्टा जी, एक्स पे टेम्परेचर. नो, यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से डेल्टा जी बढ़ रहा था क्योंकि कर्व कैसे था, ऐसे था. कलर बदल दीजिए चाहिए तो. ऐसे था. सी में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सी में बढ़ने घटने का फर्क ही नहीं पड़ रहा था. स्ट्रेट लाइन आ रहा था. सब में क्या है, वाई एक्सिस डेल्टा जी नॉट एफ, डेल्टा जी नॉट एफ, डेल्टा जी नॉट एफ. सब में चाहिए तो लिख लीजिए. डेल्टा जी नॉट एफ टेम्परेचर, डेल्टा जी नॉट एफ टेम्परेचर, डेल्टा जी नॉट एफ टेम्परेचर. एक चीज यहाँ और ध्यान दे सकते हैं, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली कहानी, 1.1 वोल्ट से ज्यादा, 1.1 वोल्ट से कम कंपेयर किया था हमने. ऐसे भी डेल्टा जी लेस देन नेगेटिव जा रहा है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड, उल्टा, बैकवर्ड, जीरो, इक्विलिब्रियम. समझ में आया. ये स्पॉन्टेनिटी की तरफ ग्राफ जा रहा है बिकॉज डेल्टा जी डिक्रीज कर रहा है. डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा रिएक्शन उतना स्पॉन्टेनियस. सो ये रिएक्शन फॉरवर्ड, उसका अपोजिट डेल्टा जी जीरो, इक्विलिब्रियम. सो एक आगे, एक पीछे, एक इक्विलिब्रियम. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं. पर चलिए यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट से हमें मतलब नहीं है. यहाँ पे हम एक कंक्लूजन लिखने वाले हैं कि कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है एट एनी टेम्परेचर. ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं कह रहा हूं इस कर्व को देख के, क्योंकि इधर वी हैव ऑल द सेट्स अवेलेबल, डाउन वन, अप वन, स्ट्रेट वन. सो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यही बोल रहा हूं कि चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे टेम्परेचर रेंजेस के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं. कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन एक्ट एज ए आरए रिड्यूसिंग एजेंट एट एनी टेम्परेचर. ऐसा हो सकता है. इस कर्व को क्या कीजिए मैं बताता हूं. ये हमारा एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये होता है नियर अबाउट 983 केल्विन. कितना होता है, 983 केल्विन. अभी मैं जो ग्राफ कंसीडर करने वाला हूं बिफोर 980, तो देखिए तो ग्राफ कैसे दिखेगा बिफोर 980. कुछ ऐसा दिखेगा कर्व कुछ ऐसा रहेगा. और ध्यान से देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो. द बॉटम वन इज सी, यानी CO से CO2. देख के बिल्कुल कॉपी करना है. जो ऊपर जा रहा है ये वाली लाइन CO से CO2, जो नीचे जा रही है C से CO, और जो स्ट्रेट लाइन है C से CO2. सो कहां तक के लिए बात कर रहा हूं मैं, इस क्रॉस टेम्परेचर, इस इंटरेक्शन पॉइंट के पहले, 983 केल्विन के पहले ये कर्व है. देखिए मैंने इसको ढक दिया, दिस ट्रायंगल काइंड. सो सबसे जो अपवर्ड कर्व है वो क्या हमारा, CO से CO2. जो डाउनवर्ड कर्व है, डाउनवर्ड कर्व C से CO, और स्ट्रेट C से CO2. क्लियर है. अब इसमें मैं बताना क्या चाहता हूं आपको कि 983 केल्विन के पहले कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. 983 केल्विन के पहले कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. जो रिड्यूसिंग एजेंट नीचे रहेगा वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा. तो इस 983 के का जो टेम्परेचर है इसके पहले कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होगा. बिफोर T लेस देन 983 केल्विन.
जब T 983 केल्विन के कम हो तो सबसे नीचे कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस केस के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब LHS लिया हमने, अब इस कर्व को मैं ढकता हूं और राइट साइड के कर्व पे फोकस कीजिए। अब सिर्फ राइट साइड 3 लाइन देखेंगे आपको, तीनों लाइन को पहले कॉपी कीजिए। क्या है, द बॉटम वन इज C से CO, स्टेट वन इज C2 CO2 एंड टॉप वन इज CO से CO2। अब ये पॉइंट आपको भी पता है कि यही है 983 केल्विन। Here we have discussed before 980. Right now we are going to discuss greater than 983 केल्विन। तो यहाँ सबसे नीचे कौन है, ऊपर कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऊपर वाला तो लेते नहीं है, नीचे कौन है हमारा, कार्बन ही है। तो यहाँ पे कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो फिर क्वेश्चन वहीं से घूम के ये आता है कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं हर टेम्परेचर पे, जो कि मैंने देखा कि जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है 983 केल्विन, उसके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा आरे है। अभी आगे सिखाऊंगा जो सबसे नीचे रहेगा वो अच्छा आरे रहेगा, वो आगे सिखाऊंगा। नाउ यहाँ पे सबसे नीचे कार्बन है, तो बिलो दिस टेम्परेचर LHS में कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आफ्टर दिस कार्बन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों जब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या हम इसको एंटायर टेम्परेचर रेंज के लिए ले सकते हैं, नहीं। यहां से क्वेश्चन समझिए, नहीं। तो मैं इसको रब करता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं रीजन क्या है। तो इस ग्राफ से जहां हमने सिखाया कि कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कि बिलो इसके दैट मीन्स टू से लेफ्ट ऑफ दिस लेस देन ऑफ दिस 983 केल्विन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट इस एरिया में, और इस एरिया में कार्बन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट दैट मीन्स टू से ग्रेटर देन 983 केल्विन। लेकिन फिर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वाई वी कैन नॉट यूज कार्बन ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है हमारा, कार्बन ही है। सो कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एट एनी टेम्परेचर। अगर आप याद कीजिएगा थोड़ा सा, क्यों मैंने ये बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जब हम ब्लास्ट फर्नेस पढ़ रहे थे आयरन का एक्सट्रैक्शन, तो ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से कोक डाला था, नीचे से ऑक्सीजन डाला था। वो कोक, कार्बन और ऑक्सीजन पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, और वहीं से जब ऑक्सीजन ऊपर आने पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया था तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ था, और वही उस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया था। तो उसमें मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया नहीं था, डाला कोक ही था। तो वही पूछा जा रहा है कि वाई वी कैन नॉट यूज कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एट एनी टेम्परेचर। तो अगर मैंने रिडक्शन पढ़ाया, उस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, तो सारे रिड्यूसिंग एलिमेंट के बारे में मैंने एक एक लिमिटेशंस बताई थी। कार्बन के बारे में मैंने बताया था कि कार्बन जब हाई टेम्परेचर पे जाता है तो मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है, अगर आपको याद होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में बताया था कि अनस्टेबल गैस है, एल्यूमिनियम में बताया था कि यह कॉस्टली है, सबका कुछ ना कुछ। हाइड्रोजन में बताया था कि ये इनफ्लेमेबल गैस है। तो उस वीडियो को देखिए, आपको चीजें क्लियर होंगी। लेकिन कार्बन को हम हमेशा हर टेम्परेचर पे क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, इस चीज का मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। पहला रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि फिर वही बात होगी एनी टेम्परेचर। जब किसी चीज को मैं हाई टेम्परेचर पे यूज करूंगा तो फिर हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा। कहानी की शुरुआत ही यहीं से हो रही है कि जब Ag लो टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो रहा है तो रिड्यूसिंग टेम्परेचर की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब जिंक या कॉपर का ऑक्साइड हाई टेम्परेचर चाह रहे थे तो हमने हाई टेम्परेचर का रूट नहीं लिया था, बिकॉज इट इज नॉट इकोनॉमिकल। तब हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाल के उसको लो टेम्परेचर पे परफॉर्म कराया था। तो अगर मैं हाई टेम्परेचर पे इसको यूज करूं तो सारी कहानी वही रह जाएगी कि फिर महंगा पड़ा हमको, तो फिर कहानी का कोई फायदा नहीं। पहला मेथड, पहला रीजन। दूसरा, अगर मैं कार्बन को हाई टेम्परेचर पे यूज करूं तो हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 4000 केल्विन, हाई टेम्परेचर का मतलब नियर अबाउट 4000 केल्विन पे ये कार्बन बहुत सारे मेटल के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बना देता है। बहुत सारे मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, और मुझे कोई कॉम्बिनेशंस नहीं चाहिए कार्बाइड या किसी भी चीज का, क्योंकि राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आई नीड ओनली द मेटल। क्लियर, क्योंकि ये रिडक्शन का स्टेप है, आफ्टर दैट ओनली प्यूरिफिकेशन इज देयर। सो कार्बन हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके कार्बाइड बना देता है। दूसरा बात। अब तीसरी बात, इतना हाई टेम्परेचर तक मैं कोक को यूज करूं, कार्बन को यूज करूं, तो इतने हाई टेम्परेचर पे सस्टेन करने वाले ब्लास्ट फर्नेस को बनाना भी एक टफ टास्क है, जो इतना हाई टेम्परेचर पे सस्टेन कर जाए। बहुत हाई टेम्परेचर पे जाने पे अगर कुछ मॉइस्चर हो, ऐसी क्लीन गैस बनती है, उसके साथ वो हाइड्रोकार्बन देता है, फर्नेस अब ब्लास्ट भी हो सकता है। तो बहुत रिस्की काम है, टफ काम है।
उस ऐसे फर्नेस का यूज करना जिसमें इतना टेम्परेचर रह सके, उसका मेंटेनेंस, उसका फॉर्मेशन, ये सारी टफ चीजें हैं और आगे जाके उसमें एसिटिलीन गैस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट भी कर सकती है। तो इतना हाई टेम्परेचर पे कार्बन लेने के चार डिसएडवांटेज हैं। पहला, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। दूसरा, हाई टेम्परेचर पे बहुत सारे मेटल कार्बाइड बनाते हैं। तीसरा, उतने हाई टेम्परेचर पे सस्टेन करने वाले फर्नेस को मेंटेन करना एक टफ टास्क है। और नेक्स्ट वन और ज्यादा जानना चाहेंगे तो एसिटिलीन गैस अगर वहां जो फॉर्म होगी वो मॉइस्चर अगर कुछ रह गया तो उसके साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट कर जाएगी। तो ये सारे रीजन के कारण कार्बन को इतना हाई टेम्परेचर पे यूज करने की जरूरत नहीं रहती। अगर आपको याद होगा, देखिए 983 के पहले ठीक है, 983 के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, मैंने कोक डाला है, कार्बन सीधा कार्बन कोक। एंड नियर अबाउट इसके थोड़ा पहले तक ठीक है, और यहां तक जैसे जैसे हम अप्रोच करने लगेंगे ये सारी डिफिकल्टी आने लगेगी। तो इसके थोड़ा पहले भी वो इकोनॉमिकल नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिकल जोन में रहे। तो इसके साथ मैंने आपके कार्बन के तीनों सेक्शन क्लियर किए, ए, सी एंड बी। दैट मीन्स टू से जब वो स्टेबिलिटी स्पॉन्टेनिटी की तरफ बढ़ रहा है, जब उल्टा डेल्टा जी जीरो से ऊपर की तरफ निकल रहा है और स्ट्रेट लाइन। सो दिस वन इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस वन इज द बैकवर्ड एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। सो वन बाय वन मैंने सारा डिस्कस कर दिया है। कोई भी डाउट हो आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, आई एम श्योर कि आपको सारी सुटेबल इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो सुन हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, इलिंगम डायग्राम पार्ट 2। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।